नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए होने वाली है जिन लोगों ने अभी उत्तराखंड में जो डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसको पास किया है और उन लोगों के बहुत सारे डाउट थे। तो उन लोगों ने हमको कुछ पर्सनली मैसेज भी किए थे, तो उन लोगों के बहुत सारे डाउट थे। वो सारे के सारे डाउट हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। जैसे हमारी काउंसलिंग कब से कब तक होगी, और अगर 7 तारीख की हमारी काउंसलिंग छूट गई है तो क्या हम 8 या 9 को काउंसलिंग करा सकते हैं या नहीं करा सकते। बाकी अगर हम उत्तराखंड डाइट से डीएलएड कर लेते हैं तो इससे हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा या नहीं होगा, या हम डाइट से ही डीएलएड करें या फिर किसी अदर स्टेट से डीएलएड कर सकते हैं। अगर हम इस डीएलएड को कंप्लीट भी कर लेते हैं तो क्या हमारी नौकरी लगेगी भी या नहीं लगेगी, क्या नौकरी की कोई गारंटी है या नहीं है। तो वो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 नवंबर 2024 को जो उत्तराखंड डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम था ये हुआ था, और इसमें लगभग 65-70 हज़ार के आसपास लोग इसमें बैठे थे। और इसमें से मात्र 650 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरिट लिस्ट में अपना स्थान प्राप्त किया है। और आप सभी को ज्ञात भी है कि 7 अप्रैल, 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को इन लोगों की काउंसलिंग होनी है, जिनमें से 7 अप्रैल आज कुछ लोगों की काउंसलिंग हुई भी है, बाकी कुछ की कल होगी और कुछ की परसों होंगी। बाकी ये जो काउंसलिंग होगी इसका रिजल्ट कब आएगा, तो लगभग लास्ट दिन जब आपकी 9 तारीख को काउंसलिंग होगी तो उसके लगभग 2 से 3 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है। यानी कि अगर 2 दिन की हम लगाएंगे तो लगभग 11 के आसपास इसका रिजल्ट आ जाएगा। और जब इसका रिजल्ट आ जाता है, अब रिजल्ट में क्या आएगा, देखो रिजल्ट में क्या आता है ना कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या फिर कोई पास वाला डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, तो वो आपको उस रिजल्ट में देखने को मिलेगा। बाकी जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके 1 हफ्ते के बाद आप कॉलेज में एडमिशन लेने की डेट होती है। यानी कि लगभग जो आपकी फ़ीस होती है 35,000 के आसपास, वो आपको जमा करनी होती है। बाकी काउंसलिंग में आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। बाकी थोड़ा सा बेटिंग की भी बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि ये सर बेटिंग आएगी या नहीं आएगी। अब तक जितनी बार भी एडमिशन हुए हैं हर बार वेटिंग आई है, तो कॉमन सी बात है इस बार भी वेटिंग आएगी ही आएगी। और आज 7 तारीख थी, तो इसमें कुछ हमारे बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे साथी लोग भी काउंसलिंग करवाने के लिए गए थे। तो उन्होंने बताया था कि लगभग 1/4 जो बच्चे थे वो काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 100 बच्चे काउंसलिंग कराने के लिए गए हैं तो उसमें से 25 बच्चे अब्सेंट रहे हैं। अगर 200 गए हैं तो लगभग 50 बच्चे अब्सेंट रहे हैं। जब 1/4 बच्चे अब्सेंट रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि जो 1/4 सीटों की वेटिंग है वो तो आनी ही आनी है, ये कन्फर्म है। ठीक हो गया ना। कि सबसे बड़ा बच्चों का एक डाउट ये रहता है कि सर हमने काउंसलिंग भी करा ली, आज 7 को करा ली, कल को करा लेंगे, परसों को करा लेंगे, जिनकी रह गई है वो भी इस बीच में जाकर करवा सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात आती है कि सर हमने काउंसलिंग भी करा ली, तो इससे क्या हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा या नहीं होगा। तो देखो, मैं आपको सिंपल सी बात कहूँगा कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको भड़काएंगे, और भड़काने का उनका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि देखो, आप सभी को ये पता है कि लगभग 65 से 70 हज़ार लोग इस एंट्रेंस में बैठे थे, और आप ही 650 लोग हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को पास किया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो पॉइंट 1 से 0.2 से भी रहे होंगे, यानी कि कई पॉइंटों में बच्चे रहे होंगे। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ लोगों को भड़का दें, और भड़काने से क्या होगा, वो काउंसलिंग नहीं कराएंगे, वो एडमिशन नहीं लेंगे, तो वेटिंग में हमारा नंबर आ जाएगा। एक कारण ये हो सकता है। अब देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि यही कारण हो, और भी कारण होते हैं। मेरा जो मानना है, क्योंकि देखो मैंने भी अब तक अपनी लाइफ में देखा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही भड़काते हैं। अपना फ़ायदा देखता है हर कोई, चाहे कोई भी पर्सन हो। अगर आपकी जगह मैं भी अपने आप को रख कर देखूंगा तो मैं भी एक बार मेरे मन में भी लालच आ जाएगा कि भाई उत्तराखंड डाइट से अगर मैं डीएलएड कर लेता हूँ तो लगभग मेरी नौकरी पक्की ही हो जाएगी। तो क्यों ना मैं 2-4 लोगों को भड़का दूं। उसके भड़काने से क्या होगा, अगर किसी ने भी एडमिशन नहीं लिया तो मेरा पॉइंट 1 कम है, तो ऊपर वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा, और मेरा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा। बाकी बात करते हैं कि देखो, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आप क्या करो, एक ग्रुप बनाओ, निदेशक से मिलो, मंत्री से मिलो, कि भाई आप प्राथमिकता की बात करो कि आपने एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम पास कर लिया है। तो देखो, जब ये डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म नोटिफिकेशन आया था या फॉर्म निकला था, तो उसमें साफ साफ लिखा गया था कि ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये सिर्फ आपको कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए है, ये आपको नौकरी दिलाने के लिए नहीं है। बाकी देखो, आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप किसी अच्छे स्कूल में जाते हैं, अच्छे कॉलेज में जाते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, या सिंपल सी बात है अगर आप बीएड भी करते हैं, तो वहाँ पर भी अगर आपको एडमिशन लेना है, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना है, तो भाई एंट्रेंस पास करना पड़ेगा, अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। बीएड का ही सिंपल सा एग्जांपल देखो कि अगर आप
बीएड करना चाहते हो तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, अगर अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि कल को बीएड वाले पास करके एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके बीएड करके ये कहेंगे कि सर हमने तो सरकारी कॉलेज से करा है, हमें प्राथमिकता दो, इन्होंने प्राइवेट कॉलेज से करा है, इनको प्राथमिकता मत दो। क्योंकि उन्हें भी पता है अगर हम ऐसा करेंगे तो जो दूसरे बच्चे हैं जिन्होंने प्राइवेट स्कूल से किया है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, और जब कोर्ट में जाएंगे तो ये भर्ती लटकेगी ही और लास्ट में रिजल्ट यही आना है कि भाई आपने भी डीएलएड किया, इन्होंने भी डीएलएड किया, सारे इक्वल हैं। अगर प्राथमिकता वाली बात होती तो आप खुद देखिए कि आपके आसपास में बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं, जैसे कि एक जेएनयू का एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो सिंपल भी है कि आपने क्या किया है, आपके पास में जो डिग्री कॉलेज था राजकीय महाविद्यालय, वहाँ से आपने बीए किया हुआ है, और एक आपने बीए जेएनयू से किया है। तो अब आपको जेएनयू से बीए करना है तो उस बीए में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब जाके आप जेएनयू के अंदर बीए में एडमिशन ले सकते हैं। तो अब कल को तो ऐसा है नहीं कि कल को कोई नौकरी निकलती है आप उसमें फ़ॉर्म भरते हैं, जिसने राजकीय महाविद्यालय से बीए किया है वो भी उसको फॉर्म भरता है, जिसने जेएनयू से बीए किया वो भी उस एग्ज़ाम में फॉर्म फिल कर रहा है। तो जेएनयू वाला तो ऐसे तो कहेगा नहीं कि भाई नहीं, मैंने जेएनयू से किया, मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया था तो मुझको प्राथमिकता दो, इस बंदे ने तो राजकीय महाविद्यालय से किया है या किसी प्राइवेट कॉलेज से किया है, इसको वरीयता मत दो, हमको ही वरीयता दो, इनको बाद में लेना, पहले अगर हम आ जाएंगे सारे, जितनी सीटें बचेंगी तब इनको देना। तो ऐसा तो होता नहीं है, ये सारी बातें होती है भर्ती को लटकाने वाली और एक दूसरे को भड़काने वाली। बाकी देखो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल के अंदर बहुत सारे डाइट वाले क्या हैं, जिन लोगों ने डाइट से डीएलएड किया हुआ है वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं निदेशालय के अंदर। वो बोल रहे हैं कि सर हमें नौकरी चाहिए तुरंत। अभी निदेशालय वाले उनसे क्या बोल रहे हैं कि भाई अभी आपको पास हुए मात्र 3 माह हुए हैं और 3 माह में आपको तुरंत ही नौकरी चाहिए। बताओ ऐसा कौन सा कोर्स है जिसको करने के बाद तुरंत नौकरी मिल जाती है। भाई हम यहाँ निदेशक बने हैं, हम यहाँ निदेशालय में इतने बड़े बड़े पदों पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, हमने भी जब अपनी पढ़ाई की थी तो हमें कौन सी तुरंत नौकरी मिल गई थी, हमने भी बहुत मेहनत की थी, बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाले थे, तब जाके हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप चाह रहे हो कि बस आपने कल अपना डीएलएड पास किया, परसों आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर हो जाए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। बाकी कुछ लोगों का एक डाउट ये भी था कि सर जो जब हम एडमिशन लेते हैं तो उस समय हमसे घोषणा पत्र बनवाए जाते हैं, वो क्या बनवाए जाते हैं और क्यों बनवाए जाता है, क्या उनका कारण है, सर थोड़ा सा हमें इसके ऊपर स्पष्ट कर दीजिए। तो देखो, अगर आप किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन दी होती है। जैसे कि आपने मूवियों में भी देखा होगा कि यहाँ पर रैंकिंग बंद है, कि आप रैंकिंग नहीं कर सकते, तो वो भी क्या होता है, उसका भी एक घोषणा पत्र आपको दिया जाता है कि आप किसी की भी रैगिंग नहीं करोगे। जब आप डाइट में एडमिशन लेते हैं तो आपके 2 घोषणा पत्र बनवाए जाते हैं। पहला जो घोषणा पत्र होता है वो होता है कि आप किसी भी जो राजनीतिक सम्मेलन वगैरह होते हैं या अवांछनीय गतिविधियां होती हैं आप उसमें भाग नहीं लोगे, जिस क्योंकि देखिए आप शिक्षक बनने वाले हैं, शिक्षक की जो छवि है वो हमेशा साफ, स्वच्छ और स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आप किसी भी अवांछनीय गतिविधि में भाग लेते हैं तो आपकी छवि खराब हो सकती है। इसलिए सरकार ये चाहती है कि हम पहले से ही इन भावी शिक्षकों को एक ऐसा घोषणा पत्र इनसे बनवा लें कि ये किसी भी अवांछनीय गतिविधियों में भाग ना लें और इनकी जो छवि है बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई दे। दूसरा जो आपसे घोषणा पत्र बनवाया जाता है वो बनवाया जाता है कि आप सरकार के ऊपर नौकरी के लिए डिपेंड नहीं रह सकते, यानी कि इस डिप्लोमा कोर्स करके ये बाध्यता नहीं है कि सरकार आपको नौकरी देगी ही देगी। और ये तो हर जगह होता ही है कि भाई आप कोई सा भी कोर्स कर लो, ये बाध्यता नहीं है कि सरकार आपको नौकरी देगी ही या नहीं देगी ही या नहीं देगी। ठीक हो गया। बाकी आप समझ गए होंगे अब कि ये जो आपसे नियम है, घोषणा पत्र है, क्यों भरवाए जाते हैं। बाकी बात रही कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं अब भी कि भाई हम काउंसलिंग कराएं या ना कराएं। तो देखो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो भ्रम भी फैलाते हैं, क्योंकि एक दो किसी का नंबर कम रह गए तो वो भी सोचेंगे कि हम लोगों को भ्रम फैलाएं कि शायद हमारा नंबर आ जाए वेटिंग में। क्योंकि आप सभी को पता है लोगों के भ्रम फैलाने का कारण यही है कि अगर आपने डाइट से डीएलएड कर लिया तो समझो आपकी जो नौकरी है लगभग 99% पक्की हो जाएगी। क्योंकि आप लोग ये भी जानते हैं कि जो लोग अदर स्टेट से जाकर डीएलएड करते हैं तो जो उनके मार्क्स होते हैं वो कम ही रहते हैं। उनका जो गुणांक होता है, एवरेज गुणांक होता है वो 70, 75, अगर कोई 80 पहुँचा तो कोई पहुँचता है नहीं तो 70 से 75 के बीच में ही रह जाते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो 75 प्लस
पहुंच पाते हैं। बाकी जो लोग अगर डाइट से डीएलएड करते हैं तो उनके जो नंबर होते हैं डीएलएड के अंदर ही वो 90, 95, 96, 98 तक आए हैं। और जब आपकी ज़्यादा परसेंटेज रहेगी तो जो अदर स्टेट से डीएलएड करके आ रखे हैं या जिन लोगों ने एनआईएच से डीएलएड कर किया हुआ है तो उन सब की जो परसेंटेज है वो थोड़ी कम है। जब उनकी परसेंटेज कम है तो भाई आप कहाँ और वो कहाँ, तो ये तो आप ये समझो कि आपकी नौकरी पक्की ही हो गई। हाँ, कुछ लोग बात कर रहे हैं कि भाई हमको प्राथमिकता देनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। तो भाई प्राथमिकता का इसमें क्या रूल है? कुछ भी रूल नहीं भाई। आप सभी को सिंपल सा पता है कि जितने जितने भी डाइट वाले स्टूडेंट हैं उन सभी की जो परसेंटेज है वो अधिक है एनआईएस वालों से और अदर स्टेट वालों से। तो आपको तो प्राथमिकता पहले से ही मिली हुई है नंबरों में। तो फिर आप बार बार इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि देखो, अगर आप लोग भी उनका इस तरह से इन अवांछनीय गतिविधियों में साथ दोगे तो हो सकता है ये भर्ती कोर्ट भी चली जाए, ना तो इसमें फिर आप ही लग पाओगे और ना ही कोई और लग पाएगा। और इसमें बीच में बुरा फंसेगा कौन? फंसेंगे हमारे उत्तराखंड के विद्यार्थी, दुर्गम क्षेत्रों के विद्यार्थी, वो गरीब विद्यार्थी जिनके पास प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं। वो शिक्षक की तलाश कर रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा, एक रामनगर का रामपुर में प्राथमिक विद्यालय था जहाँ पर 43 बच्चे थे, पीने के लिए पानी नहीं था। अगर वो लोग सक्षम होते तो क्या उन बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेज सकते थे? सरकारी टीचर की क्यों डिमांड कर रहे थे? क्योंकि वो लोग इतने सक्षम नहीं हैं। और हम क्या करें, कोट कोट खेल कर भर्तियाँ लटकाते चले जा रहे हैं और लोगों का जो जीवन है अंधकार में डालते चले जा रहे हैं। बाकी हाँ, एक आप अगर आप चाहते ही हैं, रियलिटी में आप चाहते हैं कि भाई आपने बहुत मेहनत की है, इस एंट्रेंस को पास किया है, तो मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव ये रहेगा कि देखिए, आप भी मेहनत कर रहे हैं, एनआईएस वाले बच्चे हैं, उन्होंने भी भाई किसी ना किसी तरह से कुछ तो मेहनत की होगी, जो अदर स्टेट से कर रहे हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, यानी कि सारे के सारे बच्चों ने मेहनत की है। फ्री में भाई कोई किसी को कुछ नहीं देता, लिखना सभी को पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप घर बैठो, घर आपके बस पैसे दे दो, आपके घर बैठे बैठे आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। एसआईपी लगानी पड़ती है। कल को किसी ने आरटीआई लगा दी भाई तो वो तो बुरा फंस जाएगा। एसआईपी लगानी पड़ती है, ट्रेनिंग में जाना पड़ता है, डेली रजिस्टर मेंटेन होते हैं। तो ऐसे कोई फ्री में नहीं करता है, सभी बच्चे मेहनत करते हैं। तो हाँ, मेरा व्यक्तिगत ये सुझाव है कि अगर रियलिटी में आप चाहते हैं कि आप बहुत मेहनती हैं और ईमानदारी से चाहते हैं कि उत्तराखंड में जो भी शिक्षक बने योग्य बने, तो मेरा सुझाव ये है कि जब जब नई भर्ती आएगी आप उसमें एक नियम ये लिखवा सकते हैं कि जो फाइनल मेरिट बनती है वो डीएलएड के मार्क्स पे ना बने। क्योंकि अगर देखो, डीएलएड आपको लगता है कि किसी ने गलत तरीके से किया हुआ है, उसकी परसेंटेज बढ़वा ली है, तो सिंपल सी है, आप ये नियम बनवाओ कि जो फाइनल मेरिट है वो डीएलएड के मार्क्स पे ना बने, सिर्फ बने टेट के मार्क्स पे, चाहे वो आपका सी टेट हो या यू टेट हो। क्योंकि भाई वो तो किसी के घर का नहीं है, उसमें तो कोई पैसे भी नहीं दे सकता। अगर आप रियलिटी में चाहते हैं कि उत्तराखंड को योग्य शिक्षक बने तो मेरा ये सुझाव है कि जो फाइनल मेरिट बननी चाहिए वो सिर्फ टेट के मार्क्स से बननी चाहिए और किसी विषय भी नहीं। जिसके टेट में ज़्यादा मार्क्स होंगे उसी का सर्वप्रथम सिलेक्शन होगा। ये थी मेरी व्यक्तिगत राय। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आपके कोई और भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।